महाराष्ट्र हुकूमत मुतअद्दिद रजिस्टर्ड मुकदमात वापस ले रही है, जिस पर महाराष्ट्र के वजीर जयंत पाटिल ने कहा कि भीमा कोरेगांव केस में दर्ज मुकदमात को वापस लिया जा सकता है, लेकिन संगीन मुकदमात पर अलग से गौर किया जाएगा। वज़ीर आला खुद इस पर फैसला करेंगे। I don't think government has taken any stand so far. The concerned minister, whoever gets the responsibility, or today for that matter it is Honorable Chief Minister who is leading charge of Home Ministry. We are very careful about each and every case which needs to be withdrawn. We will not withdraw cases where there is a very serious involvement of gundas and local people who have really committed a serious crime or who have deliberately acted in a different direction. So it is not, we are not talking about each and every case which needs to be withdrawn. शिवसेना ने अपने अखबार सामना के इदारिये में शरद पवार और हलीफ जमात कांग्रेस की तारीफ की है, बीजेपी पर तनकीद के तीर चलाए हैं। सामना ने आज अपने इदारिये में लिखा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का वजीर आला न बन सके, पर पर्दे के पीछे चलने वाले बीजेपी के खेल को शरद पवार ने नाकाम कर दिया है। बीजेपी के इस खेल में शरद पवार झुके नहीं। इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ईडी का खौफ दिखाकर शरद पवार को झुकाना चाहती थी, लेकिन वहां भी वो फेल हो गए। कांग्रेस ने भी शिवसेना के लिए अपना दिल बड़ा किया। इदारिये के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी तो बीजेपी के पांव ही फिसले हैं। अगर बीजेपी का यही चाल ढाल रहा तो बहुत जल्द औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में नताइज का ऐलान होते ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शरद पवार के सियासी तजुर्बे की जरूरत पड़ गई, लेकिन शरद पवार ने अपने सियासी तजुर्बे को देने से इनकार कर दिया। बीजेपी चाहती थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना का वज़ीर आला न बन सके, लेकिन वो अपनी चाल में नाकाम हो गई। मोदी जी को लगा कि पवार साहब के अनुभव की जरूरत है, लेकिन ये अनुभव की जरूरत अचानक कैसे पड़ गई। पवार साहब तो यहाँ 5 साल से बैठे हैं अपना अनुभव लेकर। जब चुनाव के बाद जो अनुभव की जरूरत पड़ी है वो थोड़ा आश्चर्यकारक मुझे लगा। अगर बतौर कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर या उस क्षेत्र में उनका अनुभव की आपको देश के लिए जरूरत थी तो आप पहले भी उनको कैबिनेट में ले सकते थे। लेकिन जब सरकार नहीं बन रही है बीजेपी की महाराष्ट्र में और चुनाव प्रचार में तो आपने पवार साहब के खिलाफ जिस तरह से बातें की थी और अमित शाह जी ने तो यहां तक पूछा था कि शरद पवार जी ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, ऐसे सवाल खड़े किए थे। इसलिए अचानक अनुभव की बात आई, वो भी पवार साहब के पास जो आंकड़ा आया वो आंकड़े के बिना सरकार नहीं बनती पहले किसी की। तो ठीक है, राजनीति में अनुभव आंकड़े सब आते हैं जाते हैं, लेकिन उससे एक स्पष्ट हो गया कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती थी। शादनगर, रंगारेड्डी, इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। नांदेड़ में भी आज मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। अलग अलग तंजीमों से वाबस्ता सैकड़ों की तादाद में खवातीन सड़कों पर उतरी। इन लोगों ने इंसानी जंजीर बनाकर हालिया वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसमें मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमीन को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने का मुतालबा किया है। जो अत्याचार का सामना करती है और मुंह से आज तक नहीं निकलती, ऐसी विकृति समाज के हर तरफ हर कोने में दिख रही है। जो भारतीय समाज नारी को सम्मान देने वाला, स्त्री को देवी का स्वरूप देने वाला है, उस समाज में अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो ज़रूर समाज ने अपने तौर पर इस पर विचार करने की ज़रूरत है और न्याय व्यवस्था ने इन बलात्कारियों को फांसी की शिक्षा दे, यही सब लोगों की मांग है। बार बार आए दिन हम देखते हैं एक निर्भया ने रोज निर्भया का जन्म हो रहा है और ये दरिंदे, समाज के दरिंदे, जिनको पता नहीं अपने हवस की शिकार कितने दिन तक इन बे अबलाओं को करते रहेंगे। अब जो औरत घर से बाहर निकलती है, जो बच्चियां घर से बाहर निकलती है, सोचने पर मजबूर है माता पिता कि उनकी बच्ची घर सही सलामत आएगी या नहीं।
प्याज की कीमत में बेतहाशा इजाफा अब आम लोगों के लिए तशवीश का सबब बनता जा रहा है। प्याज की कीमत इन दिनों 100 रुपए से तजावुज कर चुकी है। पुरानी प्याज खत्म हो रही है तो नई प्याज की आमद बाजार में नहीं के बराबर है, जबकि मिस्र से दरामद प्याज को आने में अभी काफी वक्त दरकार है। ऐसे में प्याज की बढ़ती कीमत उन्हें आम गाहक को रुलाना शुरू कर दिया है। खरीदारों का कहना है कि हुकूमत को इस समित में हंगामी इक़दाम करना चाहिए, नहीं तो लोगों के चूल्हे सर्द पड़ जाएंगे। प्याज के थोक व्यापारियों के मुताबिक इस हफ्ते भी प्याज की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं है। 120 रुपए किलो अगर ये प्याज बिकता है तो आम आदमी के लिए या गरीब आदमी के लिए खाना बनाना ये बहुत मुश्किल बात अपने यहाँ पे हो सकती है। इसलिए इसके भाव के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। आज नगर की पोजीशन निकली है 13,000 रुपये और नए काल की पोजीशन निकली है 10,000 रुपये। पहले तो प्याज अभी जैसा सस्ती थी, अभी प्याज के भाव काफ़ी बढ़ चुके हैं। 80 रुपये किलो प्याज है, तो अभी हम लोग ने कैसा करना, अभी प्याज खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ऐसी भाव रहा तो फिर तो पकाना मुश्किल हो जाएगा घर के अंदर। वो हिसाब से भी भाव भी काफ़ी ज़्यादा है प्याज के। तो रोज़ की अगर 200 या 500 रुपये आदमी कमाता है, तो जब अगर 100 रुपये किलो अगर प्याज लेंगे तो खाएंगा क्या और मजदूरी करेंगे क्या। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 4 महीनों से साफ सफाई का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। शहर में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। अवामी नुमाइंदों के जरिए बार बार मुतालबे के बावजूद कॉरपोरेशन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से शहर में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। शिवसेना के एमएलए और साबिक वजीर दादा भसे ने ट्रैक्टरों में कचरा भरकर ढोल बजाते हुए महात्मा गांधी के मुजस्मे से कॉरपोरेशन के दफ्तर तक मोर्चा निकाला। पिछले 4 महीनों में मालेगांव महानगर पालिका में मैंने खुद 4 बार मीटिंग ली। मालेगांव की स्वच्छता के बारे में, आरोग्य के बारे में बार बार आयुक्त महोदय से निवेदन किया था, बैठक ली थी, लेकिन उसका असर दिख नहीं रहा। आज सभी शिव सैनिकों के लोक प्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने 15 ट्रैक्टर कचरा शहर का उठाकर एक निषेध के स्वरूप पर मालेगांव कॉरपोरेशन में भेंट देने के लिए लाए थे। मैं समझता हूँ 8 दिन की मोहलत मालेगांव कॉरपोरेशन को कचरा साफ करने के लिए दी गई है। कॉरपोरेशन के 50 नए व्हीकल 1-1.5 साल से लाकर पड़े हैं, उनका उद्घाटन भी अभी हुआ नहीं और शहर में कचरा है, रोगराई बढ़ रही है। मुंबई की मारूफ अदबी तंजीम उर्दू कारवां इन दिनों उर्दू अशरा मना रहा है, जिसके तहत ये कारवां मुंब्रा पहुंचा और मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में मुख्तलिफ अदबी और इल्मी प्रोग्राम मुनक़िद करने के बाद असदुल्ला खान इंग्लिश स्कूल में कारवां की जानिब से बुजुर्ग शायर जमील मिर्सापुरी की सदारत में एक मुशायरे का इनक़ाद किया गया, जिसमें शहर और मज़ाफ़ात के मारूफ शोराए किराम ने अपने कलाम से समा बांधा। आज हम लोग यहाँ पर आए उर्दू का गहवारा मुमरा, और मुमरा में उर्दू अदबी महफिलों का मरकज़ असदुल्ला खान स्कूल और जूनियर कॉलेज। आज यहाँ पर जो है हमने मुशायरे का इनक़ाद किया था। हम लोग जो फ़रोग़ उर्दू का मिशन रखते हैं, उर्दू कारवां, हम तमाम शोरा की अज़मत को सलाम करते हैं, लेकिन हम हरगिज़ भी इसको फ़रोग़ उर्दू नहीं मानते हैं कि आप कोई बड़ा मुशायरा करें और किसी बड़े शायर को बुलाकर 2-5 लाख रुपए का नजराना दें। ये फ़रोग़ उर्दू नहीं है। फ़रोग़ उर्दू के लिए ऐसी अदबी महफिलें जैसे आज का मुशायरा हमने मुनक़िद किया, हमारे बुज़ुर्ग शायर जमील मिर्सापुरी साहब जो है यहाँ पर उसकी सदारत कर रहे थे, और वो शायर जो अपना कलाम जो है बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे कहने वाले यहाँ पर मौजूद थे और बहुत अच्छे सुनने वाले मौजूद थे। खून लफ्ज़ सुनते ही अमूमन जहन में मनफी तस्वुर आता है, लेकिन यही खून अब दिलों को जोड़ने और इंसानियत को बचाने का जरिया बन रहा है। जी हाँ, औरंगाबाद में अतिया खून के जरिए नौजवान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा अल फरहान मेडिकल फाउंडेशन के मेगा ब्लड कैंप में देखने को मिला। पेश एक खास रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर के सरकारी अस्पताल घाटी दवाखाने में हर रोज सैकड़ों मरीज आते हैं। इनमें से ज्यादातर मरीजों को खून की जरूरत होती है। एक वक्त ऐसा भी था जब मरीज के रिश्तेदार खून के लिए दर दर भटकते नजर आते थे, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं हो पाती थी। ताहम अब घाटी दवाखाना पहुंचने वाले मरीजों को फौरी खून दस्तयाब हो जाता है, और ये मुमकिन हो पाया है तिब्बी मैदान में सरगर्म फलाही तंजीमों की वजह से।
जो मुसलसल ब्लड कैंप लगाकर खून जमा करते हैं। अल्फरान मेडिकल फाउंडेशन की शुरुआत को करीब 11 साल हो गए। 2008 से अल्फरान मेडिकल फाउंडेशन शुरू किया गया। ये ब्लड जमा किया जाता है घाटी के ब्लड बैंक के अंदर, और वहाँ पर जो दूर दराज से ग्रामीण विभाग से जो मरीज़ आते हैं उनके लिए जो है ना तो ये सहूलत मुहैया करवाई जाती है। हम लोग ये कोई रिलीजन को रखते हुए काम नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर आके ब्लड डोनेट करते हैं और इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलता है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी कास्ट के हो, हम सभी लोगों को जो है तो ब्लड का जो कार्ड आता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये ब्लड जो है तो किसी की ज़िंदगी बचाता है। ब्लड कैंप में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। खून का अतिया देने में मुस्लिम नौजवानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खास तौर पर संस्था गणपति के जिम्मेदार इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्फरान मेडिकल फाउंडेशन के ब्लड कैंप में मुसलसिल 3 साल से संस्थान गणपति राजा बाजार, ये इनके भी पदाधिकारी हमारे पास आके ब्लड डोनेट करते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का और सोशल डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा आज हमने नमूना मतलब देखा है यहाँ पर। और हमारा फाउंडेशन किसी को कोई कास्ट एंड क्रीड की तरफ जो है वेरिएशन नहीं करता है। ये रेगुलरली हर साल औरंगाबाद में जो मेडिकल कैंप करते हैं, तो खुशी की बात ये है कि कभी समझ लीजिए ये साल में उन्होंने 200 का कलेक्शन हुआ तो अगले साल 300, ऐसा बढ़ते ये लोग काफ़ी हद तक माशाल्लाह अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं। और इससे होता ये है कि जो नौजवान हमारे गलत रास्तों के ऊपर है उनको भी एक इनको देखकर एक फील होता है कि देखिए कि सोशल काम में कितने अच्छे काम होते हैं, जिसको हम करने से हमारी ज़िंदगी भी सुधर सकती है और दूसरों की भी ज़िंदगी के अंदर हम इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। दिन भर चले मेगा ब्लड कैंप में 600 से ज्यादा खून के बैग जमा हुए, जो अवामी बेदारी का सबूत है। शहर के तालीम याफ्ता नौजवानों पर मुश्तमिल अल फरहान मेडिकल फाउंडेशन पिछले 1 दहाई से तिब्बी मैदान में रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दे रहा है। ब्लड कैंप के अलावा मरीजों के इलाज और मुआवजे के लिए भी ये फाउंडेशन पेश रहता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। तो नाजरीन, वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात पर सबकी नजरें। कर्नाटक में क्या फिर से कांग्रेस और जेडीएस की बनेगी हुकूमत या सदर राज का होगा निफाज? रंगारेड्डी शाहनगर इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ बेंगलुरु के आरटी नगर में निकाली गई एहतजाजी रैली। खवातीन की हिफाजत के लिए कानून में तब्दीली लाने का किया गया मुतालबा। गुलबर्गा के तालुका चिंचोली के याकापुर में पेश आए इस्मत रेजी और कत्ल का वाकया। मुलजिम को फौरी तौर पर किया गया गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट के रूबरू किया गया पेश। वाकये को लेकर हुआ जबरदस्त एहतजाज। कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज 9 दिसंबर को आने हैं। ऐसे में 9 दिसंबर के बाद कर्नाटक की सियासी सूरत हाल क्या होगी, उस पर मुख्तलिफ गोशों से मुख्तलिफ तज्जियात सामने आ रहे हैं। क्या बीजेपी मतलूबा तादाद में कामयाबी हासिल करके हुकूमत बरकरार रखेगी या फिर कांग्रेस जेडीएस दोबारा इक़्तिदार में आएगी? देखिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। दिसंबर का दूसरा हफ्ता कर्नाटक की सियासत के लिए काफी अहम है। 9 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद ही कर्नाटक का सियासी मतला साफ हो सकता है। फिलहाल कर्नाटक असेंबली के कुल अरकान की तादाद 224 है। 17 अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद ये तादाद 207 हो गई है। इस लिहाज से जादुई आंकड़ा 104 है। येडियुरप्पा हुकूमत के साथ 106 अरकान असेंबली है। 15 असेंबली हल्कों में हो रहे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद कुल अरकान की तादाद 222 हो जाएगी और ऐसे में जादुई आंकड़ा 122 होगा। हुकूमत बरकरार रखने के लिए बीजेपी को कम से कम 6 सीटों पर कामयाबी हासिल करनी ही होगी। जिन हालात में कर्नाटका के पॉलिटिकल हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके रिजल्ट जैसे कुछ भी आ जाएं, लेकिन इलेक्शन के बाद के हालात और कॉम्प्लिकेटेड होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर जनता दल कांग्रेस में इत्तेहाद न भी हो और अगर वो मेजॉरिटी न ला सके बीजेपी, तो भी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के इम्कानात हैं। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए भी कई एमएलए साथ नहीं देंगे, ये भी तय है, क्योंकि कोई री इलेक्शन के लिए एमएलए तैयार नहीं है। तो इन हालात में क्या हो सकता है,
कहना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है बज़ाहिर तो। बाज तज्जिया निगारों का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी मतलूबा तादाद यानी कम से कम 6 हलकों में भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। हुकूमत को मुस्तहकम रखने के लिए बीजेपी को कम से कम 10 सीटों पर कामयाबी जरूरी बताई जा रही है। वहीं दूसरी जानिब ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद कांग्रेस और जेडीएस एक बार फिर मुत्तहिद हो सकते हैं। 15 सीटों में से अगर जेडीएस और कांग्रेस 10 सीटों पर कामयाबी हासिल कर लेती है तो एक बार फिर दोनों जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन ये भी टेढ़ी खीर ही हो सकती है। और जनता दल तो जो है ना कांग्रेस को सपोर्ट दे सकती है, लेकिन उतना आसान नहीं है ये कि अभी, क्योंकि 3 महीने पहले इनका रिश्ता टूटा है, फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम है, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन देवेगौड़ा जी जैसे दिग्गज सियासतदान कर्नाटक में है तो मुमकिन है। डेफिनेटली अगर उनकी यहाँ सरकार अगर नहीं बनती है, बीजेपी की मजबूत वो फिगर नहीं, आंकड़े नहीं आते हैं, 8-7 नहीं आते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा समीकरण या कोई ऐसी वो यहाँ पर खेल खेलेंगे जिसकी वजह से सदर राज हो, दोबारा से इंतखाबात हो, या फिर वो मजबूरन फिर सामने से जेडीएस या कांग्रेस में से दोबारा वो एमएलएस को हॉर्स ट्रेडिंग करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर कांग्रेस जेडीएस कम से कम 12 सीटों पर कामयाबी हासिल कर लेती है तो दोनों एक बार फिर इक़्तिदार में लौट सकते हैं। ताहम असल तस्वीर तो 9 दिसंबर को ही वाज़ेह हो पाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बेंगलुरु के 4 असेंबली हलके शिवाजी नगर, महालक्ष्मी लेआउट, यशवंतपुर और KR पुरम में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। रियासत के कुल 15 असेंबली हलकों में 165 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ज़्यादातर हलकों में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला है। चंद असेंबली हलकों में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के दरमियान का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान होगा। मरकज़ अहल सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल ने अपील की है कि इलेक्शन में अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हर वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करे, वोटों को हरगिज़ ज़ाया और तकसीम होने न दे। कर्नाटक में 15 असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमारी रियासत में खेल तमाशा हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां आईं और आवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, मैं अपनी रियासत कर्नाटक के बिरादरान वतन से कहूँगा कि वोट इंसान की एक ताकत होती है, वोट एक उसकी शहादत होती है। किसी भी तरीके से वो घर से निकल कर 100% वोट करें। वोट ख़रीदने की कोशिश करते हैं तो वोट को बेचना ये सबसे बड़ा मुल्क के लिए सबसे बड़ा खसारा है। जो लोग अपने वोट को 1000, 2000, 5000, 10,000 में वोट बेचने की कोशिश करते हैं तो ये ना समझें कि उनका मफाद तो हासिल हो गया, लेकिन उसने अपने ज़मीर को बेचा। जिला गुलबर्गा के तालुका चिंचोली के देहात याकापुर में 8 साला माजूर लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ पूरे जिले में सख्त बरहमी देखी जा रही है। जिला गुलबर्गा के अलावा आसपास के मकामात में भी उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन कसूरवारों को सजाए मौत का मुतालबा कर रहे हैं। हैदराबाद इस्मत रेजी का वाकया अभी मुल्क में शर्मसारी का मौजू बना ही हुआ था कि हैदराबाद ही के करीबी इलाके से एक और इस्मत रेजी का वाकया सामने आया है। हैदराबाद के शादनगर से कमोबेश 100 किलोमीटर के आसपास जिला गुलबर्गा के देहात याकापुर में ये वाकया पेश आया है। इस वाकये के बाद गुलमर्ग में जबरदस्त गम व गुस्सा देखा जा रहा है। बुध को कई एक खवातीन तंजीमों ने DC ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एक आदमी 33 इयर्स का एक आदमी उसको बलात्कार किया सर। वो ऐसा क्या हो रहा है कि सरनी हो रहा है, डेली एक हो रहा है। चेन्नई में हो गया और आज
हमारा ही जिले में ऐसा हो गया। हमारे इंडिया लड़कियों के लिए बहुत सेफ है, बोलने के लिए है सर, कुछ भी सेफ नहीं है लड़की लोगों को। अरे सिर्फ बात में है, सिर्फ पैसे खर्च करने में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे रियल में वो लोग बचा रहे नहीं बचा रहे। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रहे, डीसी भी कुछ नहीं कर रहे, जो भी रेस्पेक्टिव पोजीशन में लीडर्स है वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ जनता एक डिमांड कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन जो डिमांड कर रहे कि महिलाओं को एक भद्रता देना चाहिए बोल के। इस वाक़े के खिलाफ कई स्टूडेंट तंजीमों ने भी एहतिजाजी मुजाहरा किया। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस तरह बच्चों के पास अत्याचार कुछ भी ऐसा हुआ तो कल उनका साथ हुआ था, तो फिर आज हमारा साथ हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरह बोले तो हम प्रतिभटना कर सकते हैं। तो कोई भी लड़कियां हो लड़का हो तो उन्हें सज़ा हम खुद देना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो भी है अच्छे से अच्छे क्रम लेना है ताकि औरतों को एक सपोर्ट रहना चाहिए। अगर एक औरत घर से बाहर जा रही है तो उसको कोई भी सुरक्षा नहीं है। जो फांसी का सज़ा है जल्द से जल्द उस इंसान के ऊपर लेना चाहिए। कुछ बुर्कापोश खवातीन भी इस मौके पर सरगर्म नजर आई। विमेन इंडिया मूवमेंट के बैनर तले खवातीन ने एहतजाज किया। मैं मोदी सरकार से मुतालबा करती है कि ट्रिपल तलाक का जो वाक़या था उस पर बिल इतना जल्दी फैसला आ गया, बिल पास हो गया, लेकिन ये जो विक्टिम्स रेप और मर्डर हो रहे हैं उनके फैसले में क्यों लेट होता है, क्यों सालों साल जो है ना केसेस लंबे चलते हैं। इनका भी फैसला साल 6 महीने 3 महीने 6 महीने साल के अंदर ही इनका फैसला होना चाहिए। जिला गुलबर्गा के कई एक तालुकाजात चिंचोली, सिडम, चीतापुर के अलावा जिला यादगीर में भी कई एक खवातीन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मामले पर सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जा चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। जिला गुलबर्गा के तालुका चिंचोली के इस्मत रेजी वाक़े की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। गुलबर्गा के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश यादव ने इस मसले को ऐवान में उठाया और हुकूमत से सख्त कवानीन का मुतालबा किया। दुर्घटना के बारे में चर्चा कर रहा था। उसी दिन मेरे गुलबर्गा के पार्लियामेंट्री क्षेत्र में चिंचोली सुलेपेट गांव में एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लड़के को 8 साल के लड़के को रेप किया गया है। रेप करने के बाद उसको मर्डर किया गया है। इसको हम खंडन करते हैं। आपके जरिए से मैं आप डायरेक्शन में आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब सख्त कानून और एक बार किया जाए और ऐसे देशद्रोह ऐसे दुष्ट लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ये मेरा विनती है सर। थैंक यू। रंगारेड्डी शादनगर इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ बेंगलुरु में एहतजाजी रैली निकाली गई। शहर के आरटी नगर में जीम तालीमी इदारे के तहत तलबा और टीचरों ने मिलकर रैली निकाली और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलजमीन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस खामोश रैली के जरिए ये पैगाम दिया गया कि मौजूदा दौर में ख़वातीन की हिफाजत एक बड़ा मसला बनी हुई है। रैली में मौजूद लड़के और लड़कियों ने कहा कि समाज में खौफ का माहौल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुलिस, इंतजामिया, हुकूमत और अवाम को बेदार रहने की ज़रूरत है। We are representing GEM School. We are doing this peace rally for a noble cause. We want the culprits to be punished and get justice. हम सब इसलिए इकट्ठा हुए ताकि हमारे बच्चे जान सकें कि वहाँ पर क्या हुआ और हमको क्यों सावधानीपूर्वक रहना चाहिए और जो भारतीय कानून है उसमें सुधार भी होना चाहिए। कानून की जिम्मेदारी है कि ये हम औरतों की हिफाजत करे, उनकी जान और माल की हिफाजत करे, उनकी आबरू की हिफाजत करे। और हमारे घर में भी जो गर्ल्स वगैरह मदर सिस्टर होते हैं उन्हें भी डर लगता है रात के लेट नाइट के बाहर निकलने के लिए। वही चाहती है हमारा भाई साथ में हो, ऐसा नहीं। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मुनियार ने मरकजी हुकूमत से हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में फिर एक बार तौसी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हज पर जाने की ख्वाहिशमंद कई अफराद मुख्तलिफ वजूहात के सबब अभी तक दरख्वास्त दाखिल नहीं कर पाए हैं। इसी तरह बाज़ लोगों को अभी तक पासपोर्ट नहीं मिल पाए हैं। इकबाल मुनियार ने हज कमेटी की जानिब से सफ़र हज के अखराजात में बेतहाशा इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। हज को जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात, ऐसे कई हजरात हैं जिन्होंने अब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया, ऑनलाइन सबमिट नहीं किया। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया से और स्टेट हज कमेटी के ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश करते हैं कि 5 तारीख के बजाय और कुछ दिन की तौसीक की जाए तो बहुत बेहतर रहेगा।
टीपू सुल्तान को निसाब से खारिज करने का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी 6 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट मुतल्लिका महकमे को सौंप सकती है। बताया जाता है कि कमेटी ने टीपू के ताल्लुक से निसाब को जूं का तू बरकरार रखने की सिफारिश की है। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि टीपू के ताल्लुक से निसाब में कहीं पर भी मुबालगा आराई से काम नहीं लिया गया है, इसलिए मौजूदा निसाब में 1 हरफ भी तब्दील न किया जाए। कर्नाटक में 6वीं, 7वीं और 10वीं के सरकारी निसाब में टीपू को पढ़ाया जाता है। बीजेपी के एक एमएलए अपाचू रंजन ने टीपू को जालिम और शिद्दत पसंद हुक्मरान बताते हुए सरकारी निसाब से खारिज करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया था, जिस पर वजीर प्राइमरी तालीम सुरेश कुमार ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट और दीगर माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की पहली मीटिंग 7 नवंबर को हुई थी, जिसमें एमएलए अपाचू रंजन और माहिरीन के दरमियान सख्त तकरार और बहस भी हुई थी। खास बात कर्नाटक में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।